हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल BLN न्यूज पर। दोस्तों, आज से हम एक नई प्रकार की वीडियो बनाना प्रारंभ कर रहे हैं जिसपे हम ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी फर्स्ट के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज हम यूनिट फर्स्ट के कुछ जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको BLN से रिलेटेड हर एक अपडेट मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा का अर्थ, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप विगत वर्ष के प्रश्न पत्र को यदि देखेंगे तो आपको इससे संबंधित कोई ना कोई लघु उत्तरी या दीर्घ उत्तरी के रूप में प्रश्न जरूर मिलेगा। तो आप सभी लोग इसका विस्तृत रूप से अध्ययन करिएगा और हमारे साथ नोट्स भी अपनी बनाते जाइएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा, जिससे आपकी एक बेहतरीन नोट्स बन पाए। दोस्तों, कहा जाता है कि यदि किसी भी एग्जाम में अच्छे नंबर लाना होता है तो उस पे एक नोट्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों, यदि आपने एक बेहतरीन नोट्स बनाई है और उसका विस्तृत रूप से अध्ययन किया है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने से नहीं रोक सकती। इसलिए आप लोग हमारे साथ अपनी नोट्स बनाते रहिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा, जिससे आपको नोट्स बनाने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा का अर्थ। यूँ तो आप सभी जानते हैं कि भाषा क्या होती है। भाषा अभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का सांकेतिक साधन है। संसार का सभी प्राणी किसी न किसी रूप में अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, जिसका माध्यम शाब्दिक और अशाब्दिक होता है। मनुष्य की अनुभूतियों को शाब्दिक भाषा में अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। उसकी अभिव्यक्ति के लिए मूक भाषा का या अशाब्दिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। जबकि अति दुखी व्यक्ति अपनी वेदना की अभिव्यक्ति आंसुओं के माध्यम से कर पाता है। देखिए, शाब्दिक भाषा में मनुष्य बोलकर अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने क्या करता है, प्रकट करता है, और जो अशाब्दिक होते हैं उसमें वह शब्दों का प्रयोग नहीं करता है। व्यापक अर्थ में देखा जाए तो संसार के विभिन्न प्राणियों द्वारा प्रयुक्त भाव अभिव्यक्ति, इन साधनों अंग प्रत्यंग के संचालन, भाव मुद्राओं और ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं, हम भाषा कहते हैं। सरल रूप में कहा जाए तो भाषा वह प्रक्रिया है या वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरों को बता पाते हैं। वही हमारी क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। आइए भाषा की परिभाषा जान लेते हैं। महान विद्वानों ने अपने अपने तत्वों के आधार पर भाषा को परिभाषित किया है। तो आइए जान लेते हैं। पतंजलि के अनुसार तो भाषा वह व्यापार है जिसमें वर्णनात्मक या व्यक्ति शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। दोस्तों, कोटेशन का लॉन्ग आंसर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यदि आपने लॉन्ग आंसर में 2-3 कोटेशन डाल दी तो जो कॉपी चेक करता है उस पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे आपको अच्छे नंबर मिलने की पूरी संभावना होती है। काव्य दर्श के अनुसार जान लेते हैं। यदि शब्द रूपी ज्योतिष से यह संसार प्रदीप्त होता है तब यह समस्त संसार अंधकार में हो जाता है। तिवारी जी ने क्या कहा जान लेते हैं। भाषा सुनिश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख या वाणी से निसतर्क वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन किया जाता है। सुकुमार सेन ने क्या कहा है ये भी देख लेते हैं। अर्थवान कोटिधर्य ध्वनि समष्टि ही भाषा है। कोच जी ने क्या कहा है जान लेते हैं। भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित एवं समिति ध्वनियों का संगठन है। दोस्तों, हमारा नया टॉपिक है भाषा की प्रकृति। भाषा की प्रकृति किस प्रकार होती है। दोस्तों, यदि हम इस टॉपिक को हेडिंग वाइज लिखेंगे तो एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और हमें अच्छे नंबर भी मिलेंगे। मैं आपको यहाँ लॉन्ग आंसर के पूरी तरह से डिस्कशन करूंगी, बताऊंगी कि कैसे लिखा जाता है और एग्जामिनर पर कैसे अच्छे इफेक्ट डाला जा सकता है। दोस्तों, यदि आपने लॉन्ग आंसर में कुछ कोटेशन डाल दी, हेडिंग्स डाल दी तो ये बहुत ही अच्छा उसका प्रभाव पड़ता है और आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो जान लेते हैं भाषा की प्रकृति क्या है। तो हमारा पहला है भाषा पैतृक संपत्ति है। भाषा पैतृक संपत्ति है। पिता की भाषा पुत्र को पैतृक संपत्ति की भांति ही प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, जिस भाषा का प्रयोग पिता करता है और उसी भाषा का प्रयोग जब पुत्र करता है तो एक प्रकार से हम क्या कहते हैं,
पैतृक संपत्ति है। आप लोगों ने जनरली अगर हम देखा जाए तो एक पिता की जो पूर्ण संपत्ति होती है वह एक बेटे के पास जाती है और उसे उस संपत्ति को कहा जाता है पैतृक संपत्ति। जिस प्रकार जिस भाषा का प्रयोग पिता करता है वैसे ही उस भाषा का प्रयोग उसका पुत्र करता है। दूसरा भाषा अर्जित संपत्ति है। दोस्तों, भाषा का अर्जन किया जाता है। मानव अपने चारों ओर समाज के और वातावरण से क्या करता है, भाषा को सीखता है। उसके समाज में जैसे लोग रहते हैं और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं वह भी उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। इसे हम क्या कहते हैं, भाषा का अर्जन। जब बालक अपने वातावरण में अपने आसपास के और तथा समाज के लोगों के साथ रहता है और भाषा का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भाषा का अर्जन। हमारी तीसरी हेडिंग है भाषा सामाजिक वस्तु है। भाषा पूर्णतः आदि से अंत तक समाज से संबंधित है। उसका विकास समाज में ही होता है। प्रश्न है कि व्यक्ति भाषा का अर्जन कहाँ से करता है। इसका एकमात्र उत्तर है समाज से, इसलिए समाज एक सामाजिक संस्था है। दोस्तों, अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य का जन्म समाज में ही होता है और समाज में ही उसका अंत होता है। हमारी चौथी हेडिंग है भाषा परंपरा है। व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उत्पन्न नहीं कर सकता। भाषा क्या है, एक प्रकार की परंपरा है। इसका अर्जन तो कर सकता है लेकिन इसको उत्पन्न नहीं कर सकता। भाषा परंपरागत वस्तु है। व्यक्ति उसका अर्जन परंपरा और समाज से करता है। एक व्यक्ति उसमें परिवर्तन तो कर सकता है किंतु उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, भाषा में व्यक्ति परिवर्तन जरूर ला सकता है लेकिन उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। समाज और परंपरा ही भाषा के क्या है, जनक और जननी है। समाज और परंपरा ही भाषा के जनक और जननी है। समझ सकते हैं कि समाज और परंपरा ही भाषा की माता और पिता है। हमारी पांचवी हेडिंग है भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। दोस्तों, हम सभी लोग उसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिस भाषा का प्रयोग हमारे माता पिता करते हैं। जब बालक छोटा होता है तो वह अपनी माता की भाषा का अनुकरण करके ही भाषा का प्रयोग करता है और बोलना प्रारंभ करता है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये अर्जन, अनुकरण द्वारा अर्जन। भाषा को हम अनुकरण द्वारा सीखते हैं। शिशु के समक्ष माँ जो कहती है बालक उसे सुनता है और धीरे धीरे उन्हीं शब्दों का क्या करने लगता है, उनका प्रयोग करने लगता है। अरस्तु शब्दों में अनुकरण मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। दोस्तों, अरस्तु जी ने कहा है कि अनुकरण मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। जैसे ही भाषा का प्रयोग उसकी माता करती है वैसे ही उसका बच्चा प्रारंभ कर देता है। आइए जान लेते हैं भाषा के प्रकार। दोस्तों, आपने बहुत सी किताबों में देखा होगा तो दो ही प्रकार मिलते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लेकिन आपने और अन्य पुस्तकों में भी देखा होगा तो वहाँ 3 प्रकार की मिलती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो दोस्तों, हम यहाँ पर तीनों भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि मौखिक भाषा क्या है। विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। प्रतियोगिता में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए तथा श्रोताओं ने सुनकर उनका क्या हुआ, आनंद उठाया। यदि एक विद्यालय में जैसे कि वाद प्रतियोगिता चल रही है, वहां पास वक्ता क्या होता है, बोलता है और जो वहाँ श्रोता होते हैं वो उसको सुनते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है और श्रोता सुनकर उसकी बात को समझता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर अपने विचारों को प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है, वो क्या कहलाती है, मौखिक भाषा कहलाती है। आइए इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण आदि, माफ करिएगा, मौखिक भाषा के उदाहरण ये नहीं है, लिखित भाषा के हैं। लिखित भाषा वह भाषा होती है जिसमें हम अपने अक्षरों या चिन्हों की सहायता से अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। दोस्तों, लिखित भाषा वह होती है जब हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को दूसरों की समझ लिख कर प्रकट करते तो वह हमारी लिखित भाषा कहलाती है। इसके उदाहरण है पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण आदि। अब जान लेते हैं कि सांकेतिक भाषा क्या है। दोस्तों, जिन संकेतों के द्वारा बच्चा या गूंगा अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, जो व्यक्ति गूंगे होते हैं, नहीं बोल पाते हैं और वह इशारों के माध्यम से अपनी बात को अपने समक्ष खड़े व्यक्ति को समझाते हैं, वह एक प्रकार की क्या होती है, सांकेतिक भाषा होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जब संकेतों या इशारों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है तब हम इसे क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा।
आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। चौराहे पे खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही, मूकवादी व्यक्तियों को वार्तालाप आदि इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता। जो चौराहे में खड़ा एक सिपाही होता है वह इशारों द्वारा बताता है, सीटी के माध्यम से बताता है, लेफ्ट साइड वाले इधर जाएं, राइट साइड वाले इधर जाएं। दोस्तों ये एक प्रकार की क्या होती है? सांकेतिक भाषा होती है। आइए अब भाषा के विविध रूप के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि भाषा के विविध रूप क्या हैं। तो सबसे पहले जानते हैं राष्ट्रभाषा क्या होती है। तो जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों के बहुमत द्वारा बोली जाती है, यानी अधिकांश प्रदेशों के बहुत से लोगों द्वारा बोली जाती है या समझी जाती है, तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। जिस राष्ट्र में अधिकतर लोग किसी एक भाषा का प्रयोग करते हैं वही भाषा उस राष्ट्र की क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है वह क्या कहलाती है? हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है। सभी देशों को अपनी अपनी राष्ट्रभाषा, सभी देशों की क्या होती है? अपनी अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है। जैसे भारत की क्या है? हिंदी है। अमेरिका की राष्ट्रभाषा क्या है? अंग्रेजी है। चीन की राष्ट्रभाषा क्या है? चीनी है। जापान की जापानी है। दोस्तों हर एक राष्ट्र की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है और वह राष्ट्रभाषा जब उस राष्ट्र में रहने वाले अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाती है वही भाषा उस राष्ट्र की क्या बना दी जाती है? राष्ट्रभाषा बना दी जाती है। आइए जान लेते हैं मातृभाषा क्या है। तो दोस्तों मातृभाषा वह भाषा होती है जो हम अपने माता पिता का अनुकरण करके सीखते हैं। दोस्तों जिस भाषा का प्रयोग हमारी माता करती है उसी भाषा का प्रयोग हम लोग भी करते हैं, वह भाषा क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम जाने तो बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार के सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा वह सबसे पहले सीखता है, वही उसकी क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। प्रादेशिक भाषा जान लेते हैं। प्रादेशिक भाषा जब कोई भाषा एक प्रदेश में बोली जाती है तो उसे प्रादेशिक भाषा कहते हैं। दोस्तों जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश से यहाँ हिंदी बोली जाती है तो उत्तर प्रदेश की प्रादेशिक भाषा क्या हुई? हिंदी। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है तो पंजाब की प्रादेशिक भाषा क्या हुई? पंजाबी हुई। जिस प्रदेश में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है? प्रादेशिक भाषा। आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि प्रादेशिक भाषा क्या है। एक बार फिर से बता दो कि यदि उत्तर प्रदेश में जैसे कि हिंदी बोली जाती है तो उत्तर प्रदेश की प्रादेशिक भाषा क्या कहलाई? हिंदी। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है तो वहां की प्रादेशिक भाषा क्या होती है? पंजाबी। आइए जान लेते हैं अंतरराष्ट्रीय भाषा क्या होती है। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय भाषा वह भाषा होती है जिसके माध्यम से सभी देश आपस में व्यापार करते हैं, आयात निर्यात करते हैं। जिस भाषा का प्रयोग करके वही अंतरराष्ट्रीय भाषा कहलाती है। जब कोई भाषा विश्व के 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है तो वह अंतरराष्ट्रीय भाषा कहलाती है। जैसे कि अंग्रेजी क्या है? एक इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंतरराष्ट्रीय भाषा है। राजभाषा के बारे में जान लेते हैं। तो राजभाषा वह भाषा है जो देश के कार्यालय, राजकाज प्रयोग की जाती है और राजभाषा कहलाती है। दोस्तों जिस देश में अपने क्रियाकलापों के लिए, सरकारी दस्तावेजों के लिए प्रयोग जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह उस राज्य की राजभाषा कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर में देख लेते हैं कि भारत की राजभाषा अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों ही है और अमेरिका की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। दोस्तों हमारे भारत में जो सरकारी कामकाज है, दस्तावेज है, जो क्रियाकलाप है, ये सभी हिंदी और अंग्रेजी भाषा में की जाती है तो ये क्या कहलाएगी? राजभाषा कहलाएगी। और अमेरिका की जो सभी सरकारी कामकाज है वो अंग्रेजी भाषा में की जाती है तो वहाँ की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। मानक भाषा के बारे में जान लेते हैं। तो मानक भाषा विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा का जिस रूप में मान्यता दी जाती है वह मानक भाषा कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, विद्वानों द्वारा और विशिष्ट शिक्षाविदों द्वारा जब किसी भाषा को एक रूप दे दिया जाता है तो वह एक प्रकार की मानक भाषा कहलाती है। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो जाते हैं। ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा क्या दे दी जाती है? जब मान्यता दे दी जाती है उसे क्या कहते हैं? हम मानक भाषा कहते हैं। जब विद्वानों और विभिन्न शिक्षाविदों द्वारा किसी एक रूप को ही, भाषा के किसी एक रूप को मान्यता जब प्रदान कर दी जाती है तो वह भाषा हमारी मानक भाषा कहलाती है। आप एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। गई, देखो जो ये गई लिखी हुई है वह मानक रूप नहीं, लेकिन जो यहाँ गई लिखी हुई है वह क्या है? मानक रूप। ठंड, ठंड। अंत, अंत। दोस्तों आप लोग एग्जाम्पल के
देख लीजिए, आपको मानक भाषा भली भांति समझ में आ जाएगा कि मानक भाषा किसे कहते हैं। दोस्तों हम लोग अगले वीडियो पर यूनिट 2 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम कहानी और नाटक के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों यदि आप नोट्स का PDF चाहते हैं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दिया है। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।